नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कैच और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर के लिए कई बड़े ट्रिगर्स एक साथ सामने आ गए हैं। एक तरफ आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को स्थिर रखा है, वहीं दूसरी तरफ बाजार की नजर अब अमेरिका के अहम लेबर डेटा एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और इस हफ्ते आने वाले नॉन फार्म पेरोल पर टिकी हुई है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स और फेड की आगे की रणनीति भी कीमती धातुओं की चाल तय कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या गोल्ड सिल्वर में अगला बड़ा मूव आने वाला है या फिर निवेशकों को मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या जिन लोगों ने खरीद कर रखा है उन्हें अभी होल्ड करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी सर। हेलो मानव सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सुमित जी। सर, क्या लग रहा है यहाँ से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, क्या गोल्ड सिल्वर पर इम्पैक्ट डालेगा ये? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सुमित जी, अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया है। और आरबीआई के आने से पहले, उस मीटिंग के होने से पहले रुपी थोड़ा अप्रिशिएटेड बिल्कुल था। ऑलमोस्ट 95 के नीचे हमने स्पॉट जाता हुआ देखा था। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई या जो अनाउंसमेंट्स थे वो शुरू हुए, स्पॉट हमने ऑलमोस्ट 95.0310 के आसपास हमने स्पॉट जाते हुए 20-25 के आसपास फ्यूचर्स को जाते हुए देखा। तो बिल्कुल एक एक मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से ही बिल्कुल चला है। लेकिन एज सच कोई बड़ा मूव या बड़ी चाल यूएसडीएनआर पर से हमने नहीं आते दिखी, क्योंकि बहुत हद तक जितना और जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही इन लाइन आरबीआई मीटिंग चली है। ओके, क्या लग रहा है सर, प्राइसिंग पहले से इस खबर का मार्केट कर चुका है? जी मेरे ख्याल से यूएसडी आईएनआर पे तो बिल्कुल ये प्राइसिंग कर चुका है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बिल्कुल हम कमोडिटीज पे शायद ना देखें। लेकिन इनडायरेक्टली जैसे यूएसडी आईएनआर मूव करेगा डोमेस्टिक प्राइसेस पे, कमोडिटीज की बात करें तो इसका असर बिल्कुल आते हुए दिख सकता है। लेकिन हमें अब आरबीआई के जो रिजर्व्स है या फ्लोज है, जो उन्होंने एक्शंस ले चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ी गतिविधियों पे ध्यान रखना जरूरी होगा। ओके, सर आरबीआई का न्यूट्रल रुख बरकरार है क्या? इससे आने वाले महीनों में गोल्ड और सिल्वर की दिशा तय होगी? क्या तेजी आ सकती है आने वाले महीनों में? आरबीआई के मीटिंग के ऊपर सुमित जी, तेजी का रुख डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ओके। सिर्फ आरबीआई की मीटिंग के ऊपर बहुत हद तक प्राइसेस नहीं मूव होते हैं। हम वैसे भी प्राइस टेकर्स है तो इंटरनेशनली बेंचमार्क है। तो अगर आरबीआई के साथ साथ फेड भी मान लीजिए कोई एक्शन अनाउंस करता है, रेट हाइक या फिर कोई ऐसी सेंट्रल बैंक पॉलिसी अनाउंस करता है, उसके ऊपर गोल्ड सिल्वर का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आरबीआई मीटिंग का, जैसे मैंने कहा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यूएसडीएनआर के थ्रू डोमेस्टिक प्राइसेस पे पड़ता हुआ दिख सकता है। ओके, लेकिन सर एक चीज है कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन को लेकर सतर्क रुख दिखाया है, और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए टेंशन की बात है। तो क्या लग रहा है सर, इसका कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी तो सुमित जी, आप जैसे इन्फ्लेशन के बारे में आपने कहा कि हम्म। मेजर सेंट्रल बैंक्स, अगर आप देखेंगे इस समय मेजर सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक या हॉकी स्टोन की ही बात करें, चाहे वो बीओई हो, ईसीबी हो, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, तो सारे ही बैंक्स उस मोड़ की तरफ है। मेरे ख्याल से आरबीआई भी इन्फ्लेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा कंसर्न है, और होना भी चाहिए, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड जो कंसर्न्स है, अनसर्टेनिटी, जो वॉर रिलेटेड प्रेशर है, वो एक, और हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो उसमें जो डोमेस्टिक प्राइसेस होती है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, और वो हमें दिख भी रहा है। प्लस वेदर रिलेटेड कंसर्न्स है। तो फेड भी इसी की वजह से चिंतित है कि 2% के ऊपर का जो टारगेट का इन्फ्लेशन है, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है, तब तक जो टूल्स यूज करने पड़े, वो बिल्कुल फेड उसके लिए तैयार है, डेटा को साथ चल के और देखते हुए। ओके, सर आरबीआई की तरफ से रेट होल्ड किया गया है, इसके बाद अगर सर रुपए में तेजी या गिरावट आती है तो इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर को लेकर? जी मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया है और यही एक्सपेक्टेड भी था मार्केट को, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से आरबीआई ने जो मेजर्स अनाउंस किए हैं, जो वो फॉरेन इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी थोड़ी बहुत एक तेज़ी हमें आती हुई दिखती है, तो रुपी को थोड़ा बिल्कुल सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी बहुत तेज़ी से नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। 101.50 वाला ऑलमोस्ट 99
80 के आसपास आ चुका है। तो ये जो फॉल है वो रुपी को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और अगर यूएसडीएनआर नीचे आता है, रुपी अप्रिशिएट होता है, तो डोमेस्टिक प्राइसेस के जो गेन्स है वो थोड़े कैप्ड होते हुए दिख जाएंगे। शायद जो तेजी कॉमेक्स में है या इंटरनेशनल में है वो डोमेस्टिक फ्रंट पे इतनी अच्छे से रिफ्लेक्ट ना हो पाए बिकॉज ऑफ द यूएसडीएनआर फॉल। ओके सर, अब थोड़ा ट्रेडर के लिए बात कर लेते हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? मेरे ख्याल से गोल्ड की अगर पहले बात कर ले सुमित जी, तो इमीडिएट बेसिस पे आज के दिन पे बहुत अच्छी तेजी हमने आते हुए देखी है। हम नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। अगर गोल्ड की बात कर ले तो नीचे में 1,43,000 और 1,40,000 ये एक अच्छा सपोर्ट बनता है नीचे में। जब तक अब ये इमीडिएट बेसिस पे 1,43,000 के ऊपर है, तब तक मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी एटलीस्ट फॉर इमीडिएट बेसिस। अब ये इमीडिएट बेसिस मतलब एक दिन से लेके एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं ओके तो बनता हुआ दिख सकता है। सिमिलरली ऊपर में 1,48,000 से लेके 1,50,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मेरे ख्याल से एक और सस्टेन रैली हमें आते हुए दिख सकती है। लेकिन जब तक ये रेंज है 143 और 148, तब तक मेरे ख्याल से ये रेंज बाउंड मोमेंटम विथ हायर स्विंग्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर ओके चांदी की बात करें, सिल्वर में बिल्कुल 2,26,000 2,26,500 के आसपास हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रैली एक्सटेंड हो सकती है टिल 2,30,000 एंड 2,35,000। नीचे में जब तक ये अब 2,23,000 और 2,20,000 के ऊपर है, तब तक मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी सिल्वर में भी अपना सकते हैं। ओके सर, अगले अगर 15 से 20 दिनों की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे? यूएस इन्फ्लेशन, फेड मिनट्स, डॉलर या क्रूड या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन? जी मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड जो है वो तो बिल्कुल बरकरार रहेंगे। एक दिन की बात करें या एक महीने की बात करें, ओके क्रूड की वोलेटिलिटी बिल्कुल मैटर करेगी कि क्रूड किस दिशा में शांत होता है, उसी दिशा में इन्फ्लेशन भी झुकेगा, उसी दिशा में इंटरेस्ट रेट की बातें भी झुकेंगी। लेकिन एक और चीज मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है इस हफ्ते की जॉब्स नंबर जो है। यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स और प्राइवेट पेरोल जो डेटा आने वाले हैं वो शायद और थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे का या वेडनेसडे का नंबर आता है वही डायरेक्शन शायद गोल्ड सिल्वर नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेगा। तो शायद वो जॉब्स डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? बाई एंड डिप्स की या फिर वेट एंड वॉच? जी मेरे ख्याल से अगर चांदी की मैं बात करूं, चांदी बायो एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल लेके चल सकते हैं। गोल्ड में अगर किसी का ऑलरेडी बाय है, मेरे ख्याल से यहाँ से 1-2 हज़ार रुपया और ऊपर की तेजी लग रही है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। बहुत ज्यादा क्लैरिटी डायरेक्शनली नहीं है, और 1 या 2 दिन में ही अच्छा खासा हमने मूव देखा है। मे भी थोड़ा वेट कर सकते हैं नीचे में, अगर क्लैरिटी आती है तो वहां पे एक मूव ले। वेट एंड वॉच फॉर गोल्ड, लेकिन सिल्वर के लिए बाय एंड डिप्स की सलाह मैं देना चाहूंगा। ओके सर, यूएस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया है। सर डेटा ठीक ठाक है। इससे क्या लग रहा है सर, फेड के रेट कट की उम्मीद कमजोर होगी और गोल्ड सिल्वर पर दबाव बन सकता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से रेट कट की उम्मीद तो अब खैर मार्केट में है नहीं है। जो जनवरी के बाद जिस हिसाब से हमने इन्फ्लेशन, यूएस ईरान के वॉर की चर्चा की है, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, तो रेट कट की तो गुंजाइश अभी तो मार्केट में नहीं दिख रही है। रेट हाइक की इनफैक्ट पॉसिबिलिटीज डिस्काउंट हो रही है। एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है मार्केट में, और मेरे ख्याल से एक से ज्यादा रेट हाइक्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मार्केट के एक्सपेक्टेशंस या प्रोबेबिलिटीज है। और बिल्कुल पीएमआई नंबर्स इनलाइन आए हैं, लेकिन 50 के आसपास से जो उसका बेंचमार्क है। मेरे ख्याल से पीएमआई के साथ साथ जॉब्स डेटा जो इस जो हफ्ते हैं वो थोड़ा ज्यादा वेटेज पुट करेंगे, कि अगर जॉब्स डेटा भी अच्छे आते हैं तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से चेंज हो सकती है। ओके सर, इंटरेस्ट रेट कट की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनाव भी है और ट्रंप ने पहले ये आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप पहले फेड के चेयरमैन पे जब वो विपक्ष में थे, तो उस समय उनका कहना यह था कि रेट कट इसलिए हो रही है ताकि जो करंट जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रंप रेट कट के फेवर में ज़्यादा रहेंगे और रेट हाइक होने से बचा सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि रेट हाइक ना हो।
और उन्होंने अभी हाल ही में भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रेट कट हो तो यूएस का जो यूएस की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा से रेट कट के फेवर में रहे हैं। हमने जब से वो चुनाव जीत के आए हैं 2025 की अगर बात करें तो, लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज करना प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता है। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल वो दबाव डाल सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, लेकिन कोई भी गवर्नर अगर आप देखेंगे वो इन्फ्लेशन को देख के या इकोनॉमी को देख के ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेगा। जैसे पिछले साल गवर्नर पॉवेल जो थे, उन्होंने 3 रेट कट अनाउंस किए, इन्फ्लेशन को देख के ही किए कि टैरिफ का असर था, लेकिन इन्फ्लेशन काफी स्टेबलाइज था एलिवेटेड रेट से, तो बिल्कुल वो प्रेशर थोड़ा इजर्ट हुआ। लेकिन इस साल अगर देखेंगे तो जो नए चेयरमैन आए हैं केविन वॉश, इनफैक्ट उनके 2 ही मीटिंग हुए, लेकिन उसके पहले अब तक पॉवेल जो थे उन्होंने भी रेट में कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज इन्फ्लेशन वाज नॉट वेरी रिसेप्टिव और बहुत ज्यादा एलिवेटेड फिर से लग रहे हैं। अब बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रम्प दबाव डाल सकते हैं चुनाव के पहले, जितने बड़े हुए इंटरेस्ट रेट रहेंगे उतना डेट पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना करेक्ट। उतना कॉर्पोरेट यील्ड्स पे भी प्रेशर आएगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नर कि गवर्नर को इकोनॉमी कैसी लग रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन उनके पावर में नहीं है इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। ओके, अगर सर टैरिफ वॉर अगर फिर से शुरू होती है तो उसका कितना असर आता हुआ दिखाई देगा? जी मेरे ख्याल से टैरिफ और ऑलरेडी सुमित जी ऑन ही है। अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 हफ्ते में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफी कंट्रीज और प्रोडक्ट्स में टैरिफ अनाउंस किए, जैसे फार्मा सेक्टर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसका असर आ रहा है। तो टैरिफ और है, और बिल्कुल जब तक ये चलता रहेगा एक काउंटर इफेक्ट होता रहेगा, क्योंकि टैरिफ इज जनरली पॉजिटिव फॉर गोल्ड सिल्वर। तो शायद यूएस ईरान की अपडेट्स प्रेशर डाले, लेकिन टैरिफ के इम्पैक्ट जो है वो एक एक जो फॉल है उसको रोक दे और सेफ हेवन बाइंग फिर से आ जाए। तो ये एक टग ऑफ वॉर जैसा शायद चलता रहेगा। ओके सर, हाल ही में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई है, 100 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। क्रूड ऑयल की कीमतें भी गिरी हैं। क्या लग रहा है सर, अगर और गिरावट आती है डॉलर इंडेक्स में, क्रूड में और गिरावट आती है, तो क्या गोल्ड सिल्वर को और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है और तेजी आ सकती है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक पॉसिबल है कि अगर डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 99 या उसके नीचे चला जाता है, या क्रूड मान लीजिए 6,800 के नीचे या 6,500 के नीचे हमने जाता हुआ देखते हैं, जो प्री वॉर लेवल कंडीशंस है, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन के जो फियर्स है वो तेजी से फिर से एक बार गिरेंगे, और गोल्ड सिल्वर में रैली या लिक्विडिटी शिफ्ट हमें बिल्कुल आती हुई दिख सकती है। ओके सर, गोल्ड सिल्वर के अलावा अगर दूसरे कमोडिटी पे ध्यान दे तो कौन सा कमोडिटी अभी बेहतर नजर आ रहा है आपको, जहां से मुनाफा बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल से बेस मेटल्स एक सेक्टर है जो नजर में होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेटल पैक में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तीनों ही मेटल्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। बायो इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी तीनों में ही अपना सकते हैं, और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम भी हमने आता हुआ देखा। तो अगर गोल्ड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल पैक है उसको अगर जो ध्यान थोड़ा हटा है, तो बेस मेटल्स के ऊपर बिल्कुल एक बार नजर दी जा सकती है। ओके सर, कॉपर को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? मेरे ख्याल से कॉपर में 1365 के आसपास का जो रेट है, मेरे ख्याल से अगर जब तक ये 1350 के ऊपर है अब, तब तक ये तेजी का माहौल मुझे बनता हुआ लग रहा है। 1380 मेरा एक इमीडिएट टारगेट है। अगर वो 1380 भी क्रॉस कर जाता है तो शायद 1400 तक के भाव आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। ओके, मतलब सर गोल्ड सिल्वर से अगर बेहतरीन मुनाफा कोई बनाना चाहे दूसरे कमोडिटी में तो कॉपर क्या विकल्प बन सकता है एक अच्छा? जी बिल्कुल, कॉपर में व्यू ओवरऑल तेजी का ही है। जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है तब तक मेरे ख्याल से कॉपर में वो सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, वापस से सर आते हैं गोल्ड सिल्वर पे। क्या सर फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में डिमांड बढ़ने से प्राइस में तेजी आएगी? डिमांड बिल्कुल काफी सब्जेक्टिव है सुमित जी। अगर आप देखेंगे हमने काफी बार ये चर्चा होती हुई भी सुनी है और देखी भी है कि डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सेंटिमेंट को। लेकिन प्राइस अगर उस समय मान लीजिए इन्फ्लेशन या रेट हाइक की बात हो रही है, तो बिल्कुल इतना ज्यादा प्राइस एलिवेशन हमें शायद ना दिखे।
दिवाली के समय भी अगर रेट हाइक हो जाता है, मान लीजिए सितंबर में जैसे एक्सपेक्टेड है, तो उस रेट हाइक के चलते शायद जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तेजी शायद ना दिखे। बिल्कुल अगर रेट हाइक नहीं होते हैं तो शायद डिमांड के साथ साथ वो एक बूस्ट आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल वो एक सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉसिबल है कि उस समय में डिमांड के साथ साथ एक अच्छी रैली, जो अब तक कंसोलिडेशन था, जो डल था, ईटीएफ में भी जो बाइंग नहीं हो रही है, हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, राइट। फिजिकल में भी डिस्काउंट है, वो शायद एक रिबाउंड उस समय आता हुआ दिखे। ओके, अगर सर दिवाली तक रेट हाइक नहीं होती है तो कितनी गोल्ड के कितनी आगे बढ़ने की संभावना है, कहाँ तक पहुंच सकती है कीमतें? मेरे ख्याल से इमीडिएट जो हर्डल है वो $4,500 का एक हर्डल है गोल्ड में। अगर आप देखेंगे जो 1,50,000 1,52,000 के आसपास आता हुआ बनता है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो शायद 1,00,000 बिल्कुल 1,60,000 या $5,000 के ऊपर जाने की क्षमता बिल्कुल गोल्ड रखता है। ओके, $5,000 के ऊपर जाने की क्षमता, मतलब जिन लोगों ने ऊपरी स्तर पर बाई कर रखा है उनको मौका मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गोल्ड में ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, जैसे आपने सिनेरियो बताया, अगर रेट हाइक नहीं होती है तो यस सर। एक जो हर्डल है वो बड़ा हर्डल हट सकता है, और गोल्ड को जो रोका हुआ है कि इन्फ्लेशन ऊपर होगा, रेट हाइक होगा, वो अगर बादल हट जाता है तो बिल्कुल मेरे ख्याल से गोल्ड की जो फिर से जो रैली है वो शुरू हो सकती है। ओके, क्या सलाह देना चाहेंगे सर इस सिनेरियो में निवेशकों के लिए? मेरे ख्याल से जैसे हमने चर्चा की सुमित जी, सिल्वर में पॉसिबिलिटी है इंडस्ट्रियल मेटल पैक के साथ बाय एंड डिप्स की सलाह मेंटेन करते हुए खरीदारी कर सकते हैं। गोल्ड में मौके मिलते रहेंगे, डिप्स मिलती रहेंगी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसमें जो स्विंग्स है वो काफी हाई है। तो कोई अगर ट्रेडर माइंडसेट से है तो शायद वो 1-2 हजार या 3 हजार के स्विंग्स में बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। अगर 6 महीने या 1 साल का व्यू लेके कोई चल रहा है तो शायद 20 से 25% का अक्यूमुलेशन इस जोन पे कर सकते हैं। फिर से एक बार जब नीचे आता है तब फिर से एक बार वो स्टैगर्ड वे में, एसआईपी वे में उसे बाय करके चल सकते हैं। ओके, रेशियो क्या होना चाहिए सर गोल्ड सिल्वर का? और गोल्ड का वेटेज ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 1 साल के ऊपर के निवेशक की कैटेगरी में आते हैं तो गोल्ड का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, 60 to 70% का वेटेज गोल्ड पे होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।